हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। तो जल्दी से आ जाइए भाई सभी लोग। आज हम लोग बहुत मज़ेदार क्लास पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर को विदाई भी देने वाले हैं, क्योंकि आप बोर हो गए इसको पढ़ते पढ़ते। हम जान जाते हैं कि अब आपका मन नहीं लग रहा है ना। चलो, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो, किडनी, हार्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के हार्मोन्स, और लास्ट में साथ ही साथ आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो आज हमारे पास दो टॉपिक हैं, बहुत सारा मजा आएगा। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चले, बिना टाइम बर्बाद किए, टाइम कीमती है हमारा भी और आपका भी, इसकी इज्जत करें। तो आज का पहला टॉपिक हमारा आपके सामने है हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। देखो, सबसे पहली बात, बड़े आराम से समझना आज की बात को। हार्ट, किडनी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हिंदी में बात करें तो हृदय, गुर्दे और आहार नाल, इन तीनों में से कोई भी इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। ये सारे बॉडी के ऑर्गन्स है। अब आप सोच रहे हो कि सर ये इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है तो इंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ाया क्यों जा रहा है। बेटा, इनसे कुछ पदार्थ निकलते हैं जिनका स्वभाव और रासायनिक संरचना हार्मोन्स की तरह होती है, इसलिए इनको भी इन चैप्टर्स में इंक्लूड किया गया। क्लियर हुई बात? एक एक करके बारी बारी से सबके बारे में हम बात को समझेंगे। मैंने क्या कहा कि हार्ट, किडनी और आहार नाल, इनमें से कोई भी इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, लेकिन फिर भी इनसे निकले हुए कुछ पदार्थ या हार्मोन्स हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। तो पहली वाली बात तो आप ये डाउट क्लियर कर लो कि हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये तीनों क्या नहीं है बेटा? ये तीनों इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। नॉट इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनमें से कोई भी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अब चलिए इनमें से एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हार्ट की, बहुत शॉर्टकट, सीधे क्वेश्चन पे, जो हार्ट की वाल होती है बेटा, हार्ट की वाल से एक विशेष प्रकार का पदार्थ निकलता है, हार्मोन्स निकलता है, जिसका नाम होता है एएनएफ। क्या नाम बताया मैंने? इसका नाम होता है एएनएफ। फुल फॉर्म क्या है इसका? इसका फुल फॉर्म होता है आर्ट्रियल नेट्री यूरिएटिक फैक्टर। एट्रियल नेट्री यूरियाटिक फैक्टर। इट एक्ट लाइक हार्मोन्स, ये हार्मोन्स की तरह काम करता है। क्लियर हो गया? पहली बात क्या बताई? एएनएफ सीक्रेटेड फ्रॉम द हार्ट वॉल, हृदय की दीवारों से एक विशेष प्रकार का पदार्थ या हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम है एएनएफ, एट्रियल नेट्री यूरिएटिक फैक्टर। अब बात यह आती है निकलता कब है ये हमारी बॉडी में तब निकलता है जब ब्लड प्रेशर हाई होता है।
सीक्रेटेड फ्रॉम हार्ट वॉल ड्यूरिंग द, जब हमारा बेटा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, जिस समय हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है या बीपी हाई होता है, रुधिर दाब अधिक होता है, उस समय हृदय की दीवार से एक विशेष प्रकार का पदार्थ निकलता है जिसे हम एएनएफ या एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर कहते हैं। क्लियर हुआ? अब बात आती ये काम कैसे करेगा, ये क्या करेगा? ये क्या करता है कि जो रुधिर वाहिनियां होती हैं उनको डायलेट कर देता है। डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। भाई जैसे कोई सकरी नली थी, अब उसको चौड़ा कर दीजिए आप, तो जब चौड़ा कर दोगे तो ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जब किसी भी ब्लड वेसल्स को डायलेट किया जाता है, यानी फैला दिया गया, उसको पहले से मोटा कर दिया गया, ऐसी परिस्थिति में ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। और जब ब्लड का फ्लो स्लो हो जाएगा तो बीपी क्या हो जाएगा? रिड्यूस बीपी। अभी क्या हुआ? बीपी कैसा हो जाएगा? रिड्यूस्ड हो जाएगा। यानी बीपी कम हो जाएगा। तो इस प्रकार एएनएफ हमारे शरीर के ब्लड प्रेशर को गवर्न करने के लिए निकलता है। कहां से निकलता है? हार्ट वाल से निकलता है। कब निकलता है? जब हमारी बॉडी में बीपी बेटा कैसा होता है? बढ़ा हुआ होता है। तो पहली बात सबको समझ में आ गई कि हार्ट और उससे निकलने वाला हार्मोन्स। चलिए अब बात नंबर 2 करते हैं हम लोग। दूसरी बात हमारी क्या थी? दूसरी बात बेटा थी हमारी किडनी। देखो ये सब चीजें आपको डिटेल में दूसरे चैप्टर में पढ़ाई जाती हैं। फिलहाल जितना इंडोक्राइन का पार्ट है वो वहां पर हम ले रहे हैं। अब जैसे हम किडनी की बात करें, किडनी ये कैसे इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है? किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, ब्रक्त नलिकाएं। ब्रक्त नलिकाओं में जहां पर आर्टरी और ब्रक्त नलिका डीसीटी का जंक्शन होता है, दोनों की दीवारें जहां पे मिलती हैं, वहां पर एक विशिष्ट प्रकार का सेल पाई जाती, जिन सेल्स को हम कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। यानी किडनी के पास विशिष्ट प्रकार की सेल है जिनका नाम होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। बहुत आराम से समझना है। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि किडनी किस प्रकार से अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करती है। तो किडनी में नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स के अंदर गैस्ट्रो ग्लोमेरुलर सेल्स है। इन गैस्ट्रो ग्लोमेरुलर सेल्स के द्वारा एक पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट किया जाता है। पेप्टाइड हार्मोन को सीक्रेट किया जाता है। अब बेटा ये जो पेप्टाइड हार्मोन्स होता है इसका नाम होता है इरेथ्रोपोएटिन। क्या नाम बताया इसका? इरेथ्रोपोएटिन। अब 2 क्वेश्चन यहां पे बन गए। इरेथ्रोपोएटिन सीक्रेटेड फ्रॉम तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी। द नेचर ऑफ इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन्स, तो कैसा? ये पेप्टाइड से बना हुआ हार्मोन से। क्लियर हुआ? अब ये क्या करेगा? इसका काम क्या है? इसका काम है, इसका देखो नाम क्या है? इरेथ्रोपोएटिन। ये क्रिया होती है इरेथ्रोपोएसिस, जिसमें हमारे शरीर में रक्त बनता है। तो स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण के लिए ये आवश्यक होता है। लाल रुधिर
कणिकाओं के निर्माण को ये प्रेरित करता है। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। सभी बात सारे बच्चे समझ गए हार्ट के बारे में। फिर दूसरी बात की गई किसके बारे में, किडनी कैसे रोल प्ले करती। अब हम लोग बात करने वाले हैं बेटा नंबर 3। नंबर 3 जो हम बात करेंगे यहां पर, वो बात करेंगे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की। आहार नाल किस प्रकार से हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करती। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इसका मतलब होता है आहार नाल, जिसमें भोजन हमारा पचता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अलग अलग जगह पर, किसी एक जगह से नहीं, इसके विभिन्न भागों से कुछ विशिष्ट प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में डिफरेंट टाइप की इंडोक्राइन सेल्स होती हैं, प्रेजेंट होती है, और उन इंडोक्राइन सेल्स के माध्यम से कई सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में सीक्रेट होते हैं। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो नंबर 1, इसका नाम होता है बेटा गैस्ट्रिन। क्या नाम बताया? इसका नाम बताया गैस्ट्रिन। दूसरा कौन सा निकलता है? दूसरे का नाम होता है सिक्रीटिन। तीसरे का नाम होता है कोलिसिस्टोकाइनिन। तीसरे का नाम होता है कोलिसिस्टोकाइनिन, CCK। और चौथे का नाम होता है GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। दोबारा से सुने, आहार नाल हमारे शरीर में या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है ये भी इंडोक्राइन की तरह काम करता है। इसके विभिन्न भागों में कुछ हार्मोन सिक्रीटरी सेल्स पाई जाती हैं, उनके द्वारा 4 प्रकार के हार्मोन सिक्रीट होते हैं। नंबर 1 गैस्ट्रिन, नंबर 2 सिक्रीटिन, नंबर 3 कोलिसिस्टोकाइनिन या CCK, और इसके बाद नंबर 4 बेटा यहां पर होता है GIP यानी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो बेटा आपको बताया कि 4 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स। ये चारों हार्मोन्स आहार नाल के विभिन्न भागों से निकलते हैं। अब बात हमें ये समझनी है कि ये काम कैसे करते हैं, कहाँ पे काम करते हैं, इनका मेन काम क्या है। अब देखो, सबसे पहले आप देखिए ये जो गैस्ट्रिन है, आप स्क्रीन पर जरा ध्यान देंगे। अब ये जो गैस्ट्रिन है ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो आहार नाल में पाई जाने वाली जठरवाहिनी ग्रंथियां होती हैं या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, क्या बोला हिंदी मैंने, जठरवाहिनी ग्रंथियां या जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उनको ये स्टिमुलेट करती हैं, उस्काती हैं। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड बेटा ये करती कि इनके द्वारा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन नाम का एंजाइम स्रावित किया जाता है। दोबारा ध्यान दें, गैस्ट्रिन कहां से निकला? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से निकला। किस पर एक्शन किया? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड पर एक्शन किया। इसके एक्शन का रिस्पांस क्या था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिनोजन एंजाइम का सीक्रेशन। देन आफ्टर दूसरा है सिक्रीटिन। अगर हम सिक्रीटिन की बात करें तो सिक्रीटिन कहां से निकला? ये भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से निकला, और ये जो पैंक्रियास था, जो अग्न्याशय था, उसके बहिर्स्रावी भाग को स्टिमुलेट करता है। क्योंकि अंदर तो उसकी आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पाई जाती
और ये जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस थी वो खुद ही इंडोक्राइन इन नेचर है, बोलो है कि नहीं है। अल्फा बीटा सेल्स, इंसुलिन, ग्लूकागॉन पहले हमने पढ़ा है। तो ये जो सिक्रीटिन था ये एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज, पैंक्रियाज के बहिर्स्राविक भाग पर प्रभावी होता है और वहां से क्या निकालता है, ये जल और इलेक्ट्रोलाइट आयन को निकालने में मदद करता है। अब अगर हम बात करें सीसी के, कोलिसिस्टोकाइनिन की बात करें, तो इसका एक्शन कहां हो रहा है, इसका एक्शन हो रहा है पैंक्रियाज के साथ, गॉल ब्लैडर के साथ, अग्नाशय या पित्ताशय को ये अपना टारगेट बनाता है। और इनके द्वारा क्या सीक्रेट किया गया, ध्यान दीजिए, इनके द्वारा पैंक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस और पित्त रस का स्राव किया जाता है। तो इस प्रकार गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से निकलने वाले हार्मोन्स क्या करते हैं, पाचक रसों का विशिष्ट प्रकार से स्राव करा करके और डाइजेशन को सुगम बनाते हैं। इसके अलावा बच्चों कुछ नॉन इंडोक्राइन टिश्यू होते हैं जो हार्मोन को सीक्रेट करते हैं और उनको एक साथ मिला करके हम ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड देयर रिपेयरिंग एंड रीजनरेशन इज गवर्न बाय द लोकल हार्मोन्स या ग्रोथ फैक्टर। तो चलिए ये रही हमारी बात इंडोक्राइन ग्लैंड्स की। अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अभी के अभी, कौन सा, हार्मोन एक्शन, कि कोई भी हार्मोन्स एक्शन किस प्रकार से करता है। तो बच्चा पार्टी सारे इंडोक्राइन ग्लैंड समाप्त हो गई। अब हम ये बात करेंगे कि जो हार्मोन्स, देखो ये एक ऐसा टॉपिक है, इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा, बातें बंद कर दीजिए और बड़ी ईमानदारी से इसे पढ़िएगा, क्योंकि यही तो एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली बच्चों को समझ नहीं आता है और एनसीईआरटी इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करती, लेकिन क्वेश्चन यहां से बहुत डीपली आता है। तो चलिए पूरी बात को ध्यान से समझिए। आपने अभी देखा पूरे क्लास, यानी जो 7-8 लेक्चर इस चैप्टर में हुए, वहां पर आपको एक बात बताई गई कि थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियास, किडनी, हार्ट, टेस्टिस, ओवरी, ये 10 से 11 ग्लैंड्स जो हमने बॉडी की बात की, इनको कहीं ना कहीं हम क्या बोल रहे थे, इनको हम बोल रहे थे इंडोक्राइन ग्लैंड बोल रहे थे। इन इंडोक्राइन ग्लैंड से जो भी निकल रहा था इसको हम कह रहे थे हार्मोन। और फिर आपको एक बात सिखाई गई या बताई गई कि सभी प्रकार के जो हार्मोन होते हैं वो इस प्रकार से हमारे शरीर की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, इन ब्लड वेसल्स में सीक्रेट किए जाते हैं। ऐसे ये हार्मोन्स जो थे ये हमारे शरीर की ब्लड वेसल्स में सीक्रेट किए जाते हैं। तो यहां से चले हार्मोन्स और हार्मोन्स चल करके कहां पे आ गए, ब्लड में आ गए। अब एक बात बताइए, आपके दिमाग में भी ये बात आई कि जब सारे हार्मोन्स ब्लड में सीक्रेट किए गए, मैंने क्या कहा कि जो जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो सभी प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या निकालती, हार्मोन्स निकालती। अब ये हार्मोन्स जो होते हैं कहां पे आते हैं बेटा, ब्लड वेसल्स में आते हैं। ये क्या है, ये रक्त वाहिनी है, ये ब्लड वेसल्स है। लेकिन फिर ये सारे के सारे हार्मोन्स अलग अलग काम कैसे करते हैं, ये भी लिखाया गया कि हार्मोन्स कैसे होते हैं, एक निश्चित प्रकार के काम को करते हैं। कैसे उसने पैराथायराइड को पहचान लिया, कैसे जो पिट्यूटरी से हार्मोन चला था उसने एड्रिनल को कैसे पहचान लिया, जो एलएच वहां से चला था उसने ओवरी को कैसे पहचान लिया। है ना कमाल की बात कि एक साथ सारे हार्मोन्स ब्लड में डाले गए और ब्लड में डालने के बाद जितने भी हार्मोन्स थे वो अलग अलग जाकर के एक्शन करते। ऐसा कैसे हो जाता है, यानी जितने भी हार्मोन्स हैं, हार्मोन सो स्पेसिफिक एक्शन, एक निश्चित प्रकार के कार्य को हार्मोन्स करते हैं। कैसे करते हैं,
जो सेल होती है उनको ये पहचानते हैं, क्योंकि सेल के ऊपर विशिष्ट प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं? हार्मोन रिसेप्टर्स कहते हैं। कभी कभी ये सेल के ऊपर पाए जाते हैं और कभी कभी ये सेल के अंदर पाए जाते हैं। जब ये रिसेप्टर सेल में बाहर की तरफ होते हैं तो इनको हम कहते हैं एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर, और जब ये सेल के अंदर साइड में होते हैं तो इनको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। हार्मोन का एक्शन बच्चों दो तरीके के होता है, और दो तरीके का क्यों होता है सबसे पहले ये समझो कि हार्मोन का एक्शन दो तरीके से होता क्यों। देखो, अगर हम बाय नेचर देखें तो बाय नेचर अगर हार्मोन को देखा जाए तो हार्मोन दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं वो लिपिड में घुलनशील होते हैं। एक प्रकार के जो हार्मोन होते हैं वो कैसे होते हैं? वो लिपिड में घुलनशील होते हैं। अब बड़े ध्यान से समझ रहे हैं यहां से, वरना मिसिंग हो जाएगी तो फिर हार्मोन एक्शन समझ नहीं आएगा। शुरू से बात को बता रहा हूं मैं जरा आपको। एक तो होते हैं लिपिड सॉल्युबल, और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं लिपिड इनसॉल्युबल। मतलब ये लिपिड में अघुलनशील है। और पहले वाले मैंने क्या बताया कि लिपिड में घुलनशील है। सर ये क्यों बता रहे हो? ये थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि ये क्यों बताया गया था। अब दूसरा क्वेश्चन यहां पे आ रहा कि कौन से हार्मोन्स लिपिड में घुलनशील है और कौन से लिपिड में अघुलनशील है। तो जितने भी हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं स्टेरॉयडल हार्मोन्स, क्या नाम बताया मैंने? जितने भी स्टेरॉयडल हार्मोन्स होते हैं वो सब लिपिड में घुलनशील होते हैं। तुमको तो याद रहता नहीं, चलो हम ही एग्जाम्पल बता देते हैं। जैसे एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन। एग्जाम्पल की अगर बात करो तो टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो माना कि ये ऐसे हार्मोन्स माना क्या ये होते ही हैं, लिपिड में घुलनशील होते हैं। दूसरे जो लिपिड में इनसॉल्युबल होते हैं उनमें से जैसे हम बात करें तो एड्रेनलिन, ये एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स है। एमिनो एसिड से बना होता है। दूसरा वैसोप्रेसिन, तीसरा ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एफएसएच, ये सब हार्मोन्स जो होते हैं वो सारे के सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो लिपिड में अघुलनशील होते हैं। दोबारा से सुनो, हार्मोन एक्शन को समझना है तो पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि एक हार्मोन्स अपनी ही टारगेट सेल को कैसे पहचान लेता है। इस बात को समझिए। सेल के ऊपर विशिष्ट प्रकार के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। उन रिसेप्टर्स के टच में आने पर वो कोशिका अपने हार्मोन को पहचान लेती है। सबका आइडेंटिटी कार्ड अलग अलग है, लेकिन उस बात को समझने से पहले हमारी दो बातें समझिए कि सभी प्रकार के हार्मोन्स का नेचर है। कुछ हार्मोन लिपिड में घुलनशील होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लिपिड में अघुलनशील होते हैं। जो लिपिड में घुलनशील है उसका एग्जाम्पल जैसे सारे के सारे स्टेरॉयडल हार्मोन्स, और इसमें भी टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन खास करके। लिपिड इनसॉल्युबल जो होते हैं वो अघुलनशील है,
और वो होते जैसे एड्रेनलिन, अमीनो अम्ल से डेरिवेटिव हार्मोन से वाइसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एफएसएच, ये सारे के सारे लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। अब चलिए मैं आपको इनके एक्शन दिखाता हूं। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि लिपिड इनसॉल्युबल लिपिड सॉल्युबल जो वसा में या लिपिड में घुलनशील हार्मोन्स होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जैसे कोई, बहुत ध्यान से अब समझना, ये कोई इंडोक्राइन ग्लैंड है, ये इंडोक्राइन ग्लैंड है। इस इंडोक्राइन ग्लैंड से एक हार्मोन्स एच निकला, ये एच हार्मोन्स निकला। अब ये अपनी संबंधित सेल के पास गया। मान लीजिए ये सेल की सेल मेम्ब्रेन है, इस तरीके से ये सेल मेम्ब्रेन है ऐसे। अब सेल मेम्ब्रेन में आपको बताया गया कि ये किससे बनी है सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन बनी होती लिपिड की बाइलेयर से, ऐसे लिपिड की बाइलेयर से बनी होती है। आपको मैंने कई बार ये बात पढ़ाई, सेल में भी पढ़ाई गई थी कि लिपिड बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती, कोशिका झिल्ली में इस प्रकार से लिपिड की दोहरा स्तर पाया जाता है ऐसे। अब भाई लिपिड लिपिड भाई भाई रिश्तेदारी हो गई, क्योंकि ये हार्मोन्स लिपिड में घुलनशील था। जब ये लिपिड में घुलनशील था तो ये डायरेक्ट यहां से कैसे हो गया बेटा, ये पास हो गया। अब ये हार्मोन्स कहां आ गया, कोशिका द्रव्य में आ गया। आया कि नहीं आया। इस कोशिका द्रव्य के अंदर, यहां पर कोशिका द्रव्य के अंदर इस प्रकार से यहां पे क्या पाया जा रहा, हार्मोन रिसेप्टर पाया जा रहा। इसको हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर, इसे हम कहते हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। ठीक है। अब ये जो अंदर हार्मोन्स आया, ये जो अंदर हार्मोन्स आया है, ये इस इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के साथ ऐसे जुड़ गया। इस तरीके से ये यहां पर आकर के ये H इसके साथ जुड़ गया, ऐसे जुड़ गया। जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया। जुड़ने के बाद अब इसका नाम क्या हो गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या नाम हो गया इसका, अब जुड़ने के बाद इसका नाम हो गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। कई बार इसको हम साइटोसोलिक रिसेप्टर्स भी कह सकते हैं, साइटोसोलिक रिसेप्टर भी इसे कहते हैं। और साइटोसोलिक रिसेप्टर कहने का मतलब ये था, चूंकि ये साइटोसोल यानी कोशिका द्रव्य में पाया जाता था। अब जरा इसके आगे वाली बात समझो थोड़ी सी। आगे वाली बात बेटा ये है यहां पर कि अब ये पूरा का पूरा यहां से चलेगा, और ये जो हमारा न्यूक्लियस है, ये केंद्रक होता है ना कोशिका के अंदर, इस केंद्रक के अंदर पूरा का पूरा ये चला गया। ये आपका रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के साथ H यानी हार्मोन्स यहां पे आ गया। ये चीज यहां से आकर कहां चली गई, न्यूक्लियस के अंदर। ये क्या है, ये केंद्रक है। और इस केंद्रक के अंदर आकर के इसने क्या किया, यहां पर डीएनए था, यहां पर ये डीएनए है, तो डीएनए को इसने स्टिमुलेट किया। डीएनए से बेटा बनेगा आरएनए ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, और आरएनए से क्या हो जाएगा, प्रोटीन बनेगी। और इस प्रोटीन से
शरीर की वो क्रियाएं जिनको कराने के लिए हार्मोन्स आया था, वो क्रियाएं अपने आप पूरी हो जाएंगी। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं बॉडी एक्टिविटी, बॉडी एक्टिविटी गवर्न बॉडी एक्टिविटी। तो पूरी बात शायद आप समझ गए। यहां पर एक बार फिर से समझो। मैंने आपको कहा कि दो प्रकार के हार्मोन्स हैं हमारे पास, एक लिपिड सॉल्युबल, एक लिपिड इनसॉल्युबल, एक वसा में घुलनशील, एक वसा में अघुलनशील। पहले हम बात करें वसा में घुलनशील हार्मोन्स किस प्रकार से एक्शन करते हैं। राइट, पीछे मैंने नाम लिख दिए थे। अब जैसे किसी इंडोक्राइन ग्लैंड्स ने हार्मोन सीक्रेट किया, हार्मोन सीक्रेट करने के बाद ये हार्मोन्स जो होते हैं, चूंकि लिपिड की लेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो ये आसानी से पार करके अंदर आ जाते हैं। आ गए अंदर। अब अंदर आ जाने के बाद यहां पर क्या हुआ, ये हार्मोन्स जो थे ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर या कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले रिसेप्टर्स के साथ जुड़ गए, और जुड़ने के बाद अब इनका नाम हो गया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या नाम हो गया इनका? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इनका नाम हो गया। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस के अंदर जाता है, जो कोशिका के केंद्रक में होता है। केंद्रक में जाने के बाद ये क्या करता है, केंद्रक में जाने के बाद ये डीएनए को स्टिमुलेट करेगा, और डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी, और प्रोटीन हमारी उन जैविक क्रियाओं को एक्टिवेट करेगा या पूरा करेगा जिसके लिए यह हार्मोन सीक्रेट किया गया था। अब जरा हम बात करेंगे जो हार्मोन्स लिपिड में इनसॉल्युबल है, जो वसा में अघुलनशील हार्मोन्स हैं। जैसे कोई इंडोक्राइन ग्लैंड से ये हार्मोन्स निकाल रही है, ये फैट इनसॉल्युबल है, फैट सॉरी लिपिड लिख देते हैं, लिपिड इनसॉल्युबल है। जैसे इसका नाम क्या रख दिया जाए, FSH, इसका नाम रख दिया गया FSH। क्लियर हुआ? अब बेटा जैसे इसको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिली, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल रही है इसको, इस तरीके से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल रही है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फिर वही लिपिड के मामला पाए जा रहे, लिपिड इस तरीके से पाया जा रहा है यहां पर ऐसे, और ये जो लिपिड पाया जा रहा है, इसकी लिपिड की बाइलेयर बेटा जो यहां पर पाई जा रही है। अब ये हार्मोन्स जैसे यहां पे आया, अब ये इसकी लिपिड की लेयर इसको घुसने नहीं देगी। भाई इसके पास परमिट नहीं है, कोई रिश्तेदारी थोड़ी है यार, उसकी तो आपस में रिश्तेदारी थी पहले वाले की, दोनों एक ही जैसे थे, ये तो अलग अलग है, ये लिपिड सॉल्युबल है ही नहीं, तो इसको ये जाने नहीं देगा। क्योंकि FSH मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन, FSH ये सारे हार्मोन्स वसा में अघुलनशील होते हैं। तो अब ये हार्मोन्स इसमें घुसने का प्रयास करेगा, यहाँ पर घुसने का प्रयास करेगा ये, लेकिन ये इसको यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी, ये जाने नहीं देगा। अब क्या होता है, ऐसी सेल्स में यानी कुछ सेल्स में यहाँ पर जो रिसेप्टर थे वो यहाँ पर पाए जाते हैं ऐसे, इनको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। क्योंकि ये सेल के बाहर लगे हुए, इनका क्या नाम है, बाह्यकोशिकीय रिसेप्टर्स यानी एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। ठीक है। अब जैसे ये हार्मोन्स FSH इससे आकर के जुड़ा, किससे जुड़ा, इससे जुड़ा, ये H आकर के इसके साथ जुड़ा, ये हार्मोन्स आकर के इसके साथ जुड़ा, बाहर रिसेप्टर के साथ जुड़ा, तो सेल के अंदर की तरफ यहां पर एक क्या होता है बेटा, यहां पर एक G प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक G प्रोटीन पाई जाती है ऐसे। तो जैसे ही ये हार्मोन्स इस रिसेप्टर एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर से आकर के जुड़ता है, वैसे ये G प्रोटीन जो होती है एक्टिवेट हो जाती है। कैसी हो गई, सक्रिय हो गई। और इसके सक्रिय होते ही
कोशिका द्रव्य में कुछ एंजाइम होते हैं जिनका नाम है एडेनालाइन साइक्लेस। एडेनालाइन साइक्लेस ये एक एंजाइम होता है, ये एक्टिव हो गया। और जैसे ही ये एडेनालाइन साइक्लेस एंजाइम एक्टिव हुआ, इसके एक्टिव होते ही इसने क्या किया कि जो हमारी सेल में एटीपी थी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कॉइन्स ऑफ द वाइटल एक्शन, इसको इसने ब्रेक किया। जब इसने इसको ब्रेक किया तो क्या बना दिया, इसने बना दिया CAMP। ये जो बुक में लिखा है ना CAMP, इसका नाम होता है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बना दिया, साइक्लिन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बना दिया। मोनोफॉस्फेट प्लस साथ में 2 यहां पर इसने फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स को अलग किया। क्लियर हुआ। अब ये साइक्लिक AMP जो होता है इसको हम कहते हैं सेकंड मैसेंजर। इसे क्या बोलेंगे हम, इसे हम बोलेंगे सेकंड मैसेंजर। इसे हम बोलते हैं सेकंड मैसेंजर। पहला संदेशवाहक कौन था, पहला संदेशवाहक बेटा ये था, ये पहला रिसेप्टर्स था। तो ये अंदर घुस नहीं पाया, अपना संदेश G प्रोटीन के माध्यम से CMP के द्वारा यहां पर भेजा गया। क्लियर हो गई बात। इसलिए इसको हम सेकंड मैसेंजर कहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सेकंड मैसेंजर हैं, भी हम बताएंगे, जैसे कैल्शियम आयंस, साइक्लिक AMP, IP3, ऐसे कई सारे यहां पर सेकंड मैसेंजर होते। अब ये साइक्लिक AMP जो होता है, इसने क्या किया, इसने तो गदर काट दी भाई साहब। कोशिका में पाए जाने वाले ये जो एंजाइम होते हैं प्रोटीन काइनेस, प्रोटीन काइनेस एंजाइम जो होते हैं, प्रोटीन काइनेस, ये पहले अनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही CAMP एक्टिव हुआ या बन गया तो प्रोटीन काइनेस जो होता है ये क्या हो गया, ये बेटा एक्टिव हो गया। और इसके एक्टिव होते ही ये क्या करेगा, शरीर की तमाम सारी बायोकेमिकल रिस्पॉन्स को पूरा कराएगा। बायोकेमिकल रिस्पॉन्स को पूरा कराएगा। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। देखो काफी मामला अलग था, इसलिए दोबारा से पूरी बात को 1 मिनट में फिर से सुने। पूरी बात को दोबारा से 1 मिनट में मेरी बात को मैं रिवाइज कराता हूं आप। अब हम लोग बात कर रहे हैं हार्मोन एक्शन की। हार्मोन एक्शन का मतलब था कि हार्मोन स्पेसिफिक होते, एक निश्चित प्रकार के हार्मोन्स निश्चित प्रकार की क्रिया को कराते। अब बात यह थी कि कोई भी हार्मोन्स अपनी संबंधित कोशिका को कैसे पहचान लेता है। यही पहचान के लिए हमने क्या बताया कि इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन निकला, सारे के सारे हार्मोन्स ब्लड वेसल्स में चले गए। ब्लड वेसल्स में जाने के बाद अपनी अपनी सेल्स को पहचानते। कैसे पहचान लेते, इस बात को समझने के लिए पहले एक बात मैंने क्या कही थी कि एक बात और समझ लें कि जितने भी हार्मोन्स हमारी बॉडी में वो 2 प्रकार के हैं। एक होते हैं लिपिड में घुलनशील और दूसरे होते हैं लिपिड में अघुलनशील। जो लिपिड में घुलनशील होते हैं वो प्रायः स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। जबकि लिपिड में इनसॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, वो प्रायः प्रोटीन के अमीनो अम्लों से मिलकर के बने होते हैं। इनमें से जैसे वाइसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, FSH, ये सब लिपिड में अघुलनशील है। अब दोनों का एक्शन देखिए। जो हार्मोन यहां पर देखेंगे, जो हार्मोन्स बेटा जो होता है वो लिपिड में घुलनशील होता है, वो कैसे काम कर रहा है। इंडोक्राइन ग्लैंड से निकला, ब्लड के थ्रू सेल के अंदर घुसने का प्रयास किया, आसानी से घुस गया। क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन जो है बेटा, ये सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, लिपिड की बाइलेयर से बनी हुई है। तो ये लिपिड में घुलनशील आसानी से अंदर आ गया।
जैसे ही सेल के अंदर आया तो कोशिका के अंदर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अगर ये रिसेप्टर इसके मतलब का है तो ये इसके साथ बाइंड हो गया, और बाइंड होने के बाद अब इसका क्या नाम हो गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इसका नाम हो गया। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स केंद्र के अंदर प्रवेश करेगा और डीएनए को स्टिमुलेट करेगा। डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगी और प्रोटीन से बॉडी की सभी प्रकार की क्रियाएं एक्टिवेट होंगी। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। अब बेटा हम लोग बात करेंगे किसकी, जो हार्मोन्स लिपिड में घुलनशील नहीं है उनका क्या हुआ। वो देखो बड़े जुगावत से अंदर जा रहे हैं। ऐसी कोशिकाओं में जो स्टेरॉइड जैसे एफएसएच वगैरह अंदर कैसे जाएंगे, इन्हें अंदर जाने ही नहीं। इसमें क्या होता है, ऐसी कोशिकाओं जैसे ओवरी के लिए लिखा गया, तो ओवरी एनसीईआरटी ने ओवरी का एग्जांपल दिया। जैसे ओवरी है उनकी सेल्स के ऊपर इस प्रकार एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स के साथ हार्मोन आकर के जुड़ेगा। जैसे हार्मोन जुड़ा वैसे ही जो सेल के अंदर जी प्रोटीन थी वो सक्रिय हो गई। अब ये जी प्रोटीन क्या करती है, एड्रेनालिन साइक्लेज एंजाइम को एक्टिव कर देती है। एसिड नहीं बेटा, एक्टिव कर देती है। एक्टिव कर देती और इसके एक्टिव होते ही जो सेल के अंदर यहां पर आप देख रहे हो ना, ये एटीपी है, इस एटीपी को तोड़ करके साइक्लिक एएमपी बनाया जाता है। इसका नाम है साइक्लिन एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट। ये सेकंड मैसेंजर की तरह काम करती है। जैसे हम गेट के अंदर नहीं घुस पा रहे तो हमने किसी से कह दिया कि भाई आप जाके उनको बुला दीजिए, तो हम तो अंदर नहीं गए लेकिन मेरा संदेश वहां पहुंच गया। ये हार्मोन क्या कहना चाहता है, ये सीएएमपी आगे बात बढ़ाएगा, तो इसका नाम हो गया सेकंड मैसेंजर। अब ये साइक्लिन एएमपी जो होता है ये क्या करता है, ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम को एक्टिव कर देता है और प्रोटीन काइनेज एंजाइम जो होते हैं वो विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन का निर्माण करके हमारी जैविक क्रियाओं को आगे संचालित करना, यानी जो हार्मोन के द्वारा रिस्पांस होने वो उनको पूरा कर देते हैं। अब कोई एक बात यहाँ पे समझ लो, सेकंड मैसेंजर के रूप में और भी कई सारी चीजें मैंने क्या कहा था कि जैसे कैल्शियम आयन, कई बार क्या होगा यहाँ पर, जैसे कैल्शियम आयन को भी सेकंड मैसेंजर माना जाता है। CAMP को भी सेकंड मैसेंजर कई जगह पे लिखा हुआ है। IP3 को भी सेकंड मैसेंजर माना जाए। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये सब एसएम यानी सेकंड मैसेंजर होते हैं। आई थिंक माय पॉइंट इज क्लियर नाउ। सभी बच्चों को बहुत मजा आया, हमको भी बहुत मजा आया इस चैप्टर में, और अगर आप बोलेंगे तो एक आध DPP और करा दी जाएगी। बाकी अब ये चैप्टर पैकअप किया जाएगा। तो चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय। फिर मिलते हैं एक नई यात्रा के साथ, एक नए टॉपिक, एक नए चैप्टर के साथ। नीट की ओर बढ़ेंगे आगे और जीत के लौटेंगे।